Hello guys, welcome to our YouTube channel Study with Naveen Kumar. As my oath, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि अगले क्लास में स्टोन एज को एक ब्रीफ एट अ ग्लांस डिस्कस करूंगा आपके साथ, क्योंकि पिछले क्लास में हमने इसके बहुत सारे डायमेंशन को डिस्कस किया था। कुछ लोगों ने मुझे इनबॉक्स किया कि थोड़ा सा हौच पौच होने लगा था, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स आ गए थे और एक जैसा सब कुछ लग रहा था। तो थोड़ा सा मैंने पिछले क्लास में अपने आप को ये एनालाइज किया कि अगले क्लास में एक छोटा सा चार्ट और पूरे स्टोन एज का इंफॉर्मेशन, जो मेन इंफॉर्मेशन है, उसको आपके साथ शेयर करें। तो इसी के लिए आज हमने एक पहले से आपके सभी फैक्ट्स को एक पर्टिकुलर चार्ट में दिखाने का प्रयास किया है। तो इसको हम डिस्कशन करेंगे। पिछले क्लास का वीडियो आप जरूर देख लेंगे, क्योंकि पिछले क्लास में जो मैक्सिमम डिस्कशन हुआ था उसका एक ये कंक्लूजन है। ये वीडियो तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप पिछला वीडियो नहीं देखेंगे। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इंफॉर्मेशन मिलता रहे और फिर आप हमारे वीडियो को कंटिन्यू देख सकते हैं और हम एक दूसरे से रूबरू हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों, पिछले क्लास को समराइज करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि पता है कि इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं रिलेटेड टू एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड टॉपिक इज स्टोन एज या पाषाण युग। पिछला वीडियो आप देख लेंगे, सारा डेट उसमें मेंशन किया था, क्लासिफाई किया था, पाषाण युग का वर्गीकरण किया था। उन सभी चीज के लिए आप पिछला वीडियो जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल पे सर्च करेंगे तो जस्ट पीछे वाला वीडियो इसी टॉपिक को डिटेल में दिखाया गया। आज हमने देखा कि इसके पीरियड को कैसे समराइज किया जा सकता है, तो एक छोटे से चार्ट में हमने यहां दिखाया। फिर देखा हमने कि स्टोन टूल हमारे लिए जो सबसे कंफ्यूजिंग होता है और इसमें से ही क्वेश्चन आता है, तो इसके स्टोन टूल्स को हम कैसे, उसके पर्टिकुलर जो कल्चर है या फिर उसमें जो इंपोर्टेंट टूल है उसको यहाँ पे नोट डाउन किया। फिर हमने एरिया दिखाया कि इनका लोकेशन क्या क्या था, कहाँ पे पाषाण युग के मानव किस किस क्षेत्र में रहते थे, उनका क्या क्रम है, या फिर किस एरिया को ज्यादा इंपोर्टेंस दिया जा सकता है। देयर आफ्टर कल्चर ऑफ स्टोन एज, यानी पाषाण संस्कृति के बारे में हमने बात किया कि इस समय जो मानव है उनका लाइफ स्टाइल कैसा है, वो कैसे जीवन जीते हैं, उनके लाइफ में किन किन चीजों का इंपोर्टेंस है और क्या क्या इंपोर्टेंट डायमेंशन है जो एग्जामिनेशन में आता है। तो एक समरी है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। तो आप देखिए, पहले हमने इस पीरियड को डिफाइन किया पैलियोलिथिक कल्चर। पैलियोलिथिक को आप प्लेस्टोसीन कल्चर के नाम से भी जानते हैं। पैलियोलिथिक को हमने पूरा पाषाण काल का नाम दिया। प्लेस्टोसीन भी रिलेट करता है ओल्ड स्टोन एज को। ओल्ड स्टोन एज को नॉर्मली 3 भागों में हम डिवाइड करते हैं, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक, यानी निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। इस तीनों काल को हमने यहाँ इस लोअर पैलियोलिथिक एज को दिखाया कि इनके क्या क्या फीचर है। तो इस काल में आपने देखा कि पेबुला टूल कल्चर या पेबुला संस्कृति है, पेबल टूल कल्चर, जिसके अंतर्गत जो इसके इंपोर्टेंट टूल्स थे वो हैंड एक्स या हस्त कुल्हाड़ी है, जिसके बारे में पिछले क्लास में हमने डिस्कशन किया था कि एक ऑफिसर था, आर्कियोलॉजिस्ट रॉबर्ट ब्रूसफुट, जिसने मद्रास में पल्लवरम से इसे डिस्कवर किया था, एक्सकवेट किया था, यानी उत्खनन करके उसके इंफॉर्मेशन को पब्लिश किया था 1863 में। 1861 में उसे डिस्कवर किया था, तो उसे नाम दिया हैंड एक्स। इसके जो फीचर थे वो काफी डेवलप्ड नहीं था, फिर भी हमने डिस्कशन किया कि ये अनसेप्ड और बिग साइज का है, जिसको हंटिंग के लिए या फिर किसी और काम में प्रयोग में लाते थे। इससे थोड़ा सा एडवांस या इसके बाद का जो दूसरा टूल मिला उसे क्लेवर या विदारनी कहते थे। फिर इसके बाद चॉपिंग कल्चर का एक टूल है जिसको गड़ासा नाम दिया था। इस तीनों उपकरण का अगर नाम आप याद रखेंगे तो पेबुला कल्चर कंप्लीट हो जाएगा, जो कि किससे रिलेटेड है, लोअर पैलियोलिथिक एज का। क्योंकि हम पैलियोलिथिक एज के इस फीचर को डिफाइन कर रहे हैं, दैट मींस इसका पहला सेगमेंट ये है, फिर दूसरा और फिर तीसरा। तो इसके फीचर को आप याद रखेंगे। जो मिडिल पैलियोलिथिक एज है डायरेक्टली फ्लैग या सल्क संस्कृति से है,
जिसको हम लोग कई बार लेवा-लोइस टेक्निक कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये पिछले क्लास में डिस्कशन किया था कि जर्मनी में जो निएंडरथालेसिस वैली था, निएंडरथल घाटी, वहां जो मानव रहते थे उनको निएंडरथल मानव कहते थे, और उन्होंने जो टूल डेवलप किया था उसी टूल को लेवा-लोइस टेक्निक कहते थे। और उससे मिलता जुलता जो भारतीय टूल है उसे ही फ्लैग या सल्क संस्कृति कहा गया। इसके अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण टूल था, उपकरण था, जिसमें पॉइंटर है, इसके बाद इसमें स्क्रैपर है और फिर ब्यूरीन है। ये तीनों उपकरण पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था। इसका पिक्चर बताया था आपको कि किस तरह का है। स्क्रैपर से नॉर्मली हम कुछ चीजों को स्क्रैप करते हैं, छीलते हैं। पॉइंटर से नॉर्मली पॉइंट करने वाला होता है, छेदनी टाइप का, जबकि ब्यूरीन तक्षणी या काटने वाला होता है। इसके बाद हमने डिस्कशन किया था कि जो ये फ्लैग या सल कल्चर है वो लेवा-लोइस टेक्निक का बिल्कुल बेसिक फीचर के साथ था, जबकि जो अगला इसमें जो अपर पेलियोलिथिक एज है उसमें लेवा-लोइस टेक्निक का एडवांस फॉर्म देखने को मिलता है, विकसित संस्कृति, जिसे चकमक उद्योग नाम दिया गया। नाम से ही पता चल रहा है कि इस समय स्टोन टूल मेकिंग एक इंडस्ट्री के रूप में ग्रांट किया गया है, उसे स्टेटस दिया गया है। यानी अब जो उपकरण बनाए जा रहे हैं वो चकमक यानी काफी स्मूथ होगा, सुंदर होगा, और उसके वैरायटी बहुत सारे होंगे, यानी उसमें वेरिएशन आ रहा है। और इसी वजह से चकमक टूल इंडस्ट्री को कई बार हम ये भी कह देते हैं कि इट इज डेवलप फॉर्म ऑफ लेवा-लोइस टेक्निक। दैट मीन्स मिडिल पेलियोलिथिक एज और अपर पेलियोलिथिक एज में लेवा-लोइस का इंपैक्ट देखने को मिलता है। यहाँ प्राइमरी स्टेज में है, जबकि यहाँ डेवलप फॉर्म में है, राइट। अगर हम अपर पेलियोलिथिक एज के टूल की बात करें तो इसमें ब्लेड आएगा, और यही पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह स्टोन टूल का एक प्रकार है जो जिसके दोनों धार काफी तीक्ष्ण होता है। इसी वजह से हमने यहां लिखा डबल साइडेड एज, यानी दोनों तरफ उसमें क्या है, धार है, जिससे किसी चीज को इजिली कट किया जा सकता है। तो ब्लेड इसका सबसे एडवांस टूल है, रेदर देन ये सभी जो पहले से आपने देखा, हस्तकुलारी एडवांस फॉर्म में होगा, विदारणी एडवांस फॉर्म में होगा, चॉपिंग, पॉइंटर, स्क्रैपर, ब्यूरीन, ये सभी टूल्स होंगे। बट इस समय ये कैसा होगा, बहुत ही शार्प होगा, चिकना, स्मूथ होगा, और सभी के वेरिएशन भी बहुत ज्यादा मिलेंगे। चूंकि इसे उद्योग का दर्जा दिया गया, इसका मतलब है कि अब लोग एक जगह इकट्ठा होके इस टूल इंडस्ट्री के रूप में डेवलप किया, यानी वहां पे काम करते थे और उसे सोसाइटी के अन्य लोगों को प्रोवाइड कराते थे। वो एक अलग से बात है कि पिछले क्लास हमने बात किया कि कैसे बार्टर सिस्टम में अपना टूल किसी को देते थे, बदले में खाने पीने का कोई सामग्री उससे ले लेते थे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्लेड सबसे पहले किस टूल कल्चर में बनाया गया, तो याद रखेंगे इसका पीरियड होगा अपर पेलियोलिथिक एज। फिर अगर हम बात करें मेसोलिथिक, मेसोलिथिक अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मध्य पाषाण काल का एक वैसा सेगमेंट है जो ट्रांजिशनल फेज में आता है। पिछले क्लास में हमने बहुत डिबेट किया था, इसके ऊपर डिस्कशन किया था आपके साथ, तो इसको देख लेंगे आप। तो मेसोलिथिक इज डायरेक्टली रिलेटेड टू माइक्रोलिथ टूल कल्चर, यानी माइक्रोलिथ से मतलब है सूक्ष्म पाषाण उपकरण। सूक्ष्म यानी अब और ज्यादा छोटे छोटे उपकरण बनाए जा रहे हैं, किस पीरियड में, मेसोलिथिक पीरियड में। तो मेसोलिथिक पीरियड में माइक्रोलिथ है। यूपीपीसीएस टीजीटी में टीजीटी में लास्ट ईयर 2019-20 में एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था कि माइक्रोलिथ या सूक्ष्म पाषाण उपकरण किस संस्कृति से जुड़ा हुआ है, यानी किस काल से जुड़ा हुआ है। तो आप आंसर टिक करेंगे मेसोलिथिक एज। यूपी टीजीटी में पूछा था ये। अगर माइक्रोलिथ के कुछ टूल्स की बात करें, उसमें जो कुछ उपकरणों की बात करें तो क्रोड है। क्रोड का मतलब जो सामान्य रूप से किसी वस्तु में वस्तु को काटने के लिए, साइड से उसको चॉप करने के लिए बनाया गया। लिवनेट टाइप्स का है, यानी कुछ ज्योमेट्रिकल शेप है जिसमें अर्धचंद्राकार प्रकार के पत्थर के उपकरण बना लिए। ये एक शेप है, अलग अलग वैरायटी है इसमें। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें सूक्ष्म उपकरण बनाए गए होंगे।
फिर बात करें नियोलिथिक का, यह सबसे मॉडर्न फेज होगा जिसमें यह पूछा जाता है कि पॉलिशदार उपकरण कब इस्तेमाल किया या कब बनाया गया। तो आप देखेंगे नियोलिथिक का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि पॉलिश्ड या पॉलिशदार टूल बनाए गए, यानी जो उपकरण बनाए जाते हैं उसके ऊपर पॉलिश किया जाता है, तो देखने में खूबसूरत होगा। इसके वैरायटी और भी बहुत ज्यादा होगा। वैरायटी से मतलब है कि ये इस टूल संस्कृति में, इस टूल कल्चर में एक से एक उपकरण आपके पास होंगे, यानी मोर वेरिएंट टूल। इसके अंतर्गत एक उपकरण की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि सेल्फ टूल होता था, फिर ग्राउंडेड एंड पॉलिश्ड वेयर होता था। इसका मतलब है कि फीचर जो इसके होंगे, इसमें ये सारे टूल्स होंगे, बट यहां उसमें पॉलिश किया हुआ होगा, उसके ऊपर पॉलिश किया होगा और उसके वैरायटी और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये तो हमने टूल को डिस्कस किया। अगर हम बात करें, पिछले क्लास में हमने जैसा बात किया था कि लोअर पैलियोलिथिक एज में क्वार्टजाइट स्टोन को यूज किया गया था। इस मिडिल पैलियोलिथिक एज में चट, जैस्पर, फ्लिंट को यूज किया गया। अपर पैलियोलिथिक एज में फिर उसका कंटिन्यूटी है कि सारे पहले का तीनों यूज कर लिया गया। माइक्रोलिथ और नियोलिथिक में भी लगभग वही वैरायटी है, इसलिए हमने उसको स्पेसिफाई नहीं किया। पिछले वीडियो को आप जरूर एक बार देख लेंगे। अब देखते हैं कि इसका विकास किस किस क्षेत्र में हुआ था, इसका क्या क्या लोकेशन है, यानी पूरे पाषाण काल युग में मानव किस एरिया में रहते थे, यही से क्वेश्चन आता है। तो नॉर्मली जो सबसे पहला मानव सेटल हुआ था वो सोहन घाटी। सोहन घाटी आज के पाकिस्तान के क्षेत्र में है। हालांकि उसका एरिया पंजाब का था, जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों वाला पंजाब है। शिवालिक घाटी का क्षेत्र था जिसमें सोहन नाम की एक नदी बहती थी, उसके किनारे ही सबसे प्रारंभिक साक्ष्य मिला है मानवों का। तो आप इसे याद रखेंगे, सोहन घाटी। सोहन घाटी के अलावा बेलन घाटी या बोलन घाटी जो कि उत्तर प्रदेश में है, यूपी में, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र का क्षेत्र है। कृष्णा घाटी आप देखेंगे तो साउथ इंडिया में है। कृष्णा गोदावरी दोनों घाटी के बीच का जो उपजाऊ क्षेत्र है, उस घाटी में लोगों ने बसा था। और आपने देखा था कि ये जो हैंड एक्स मिला था वो तमिलनाडु के ऊपरी क्षेत्र से मिला था, चेन्नई से ऊपरी वाले हिस्से में। फिर सेम रिपीटिशन होगा इसमें, बट क्रम बदलते चले जाएंगे। यहाँ टॉप पे सोहन घाटी था, बट आप देख रहे हैं दूसरे फेज में नर्मदा घाटी का इंपोर्टेंस बढ़ गया। सोहन घाटी इसमें सबसे लास्ट में आ गया। इसमें बोलन घाटी था, यहाँ बोलन कंटिन्यू है। कृष्णा इसमें सेकंड पे है। तो एक क्रोनोलॉजी है कि कैसे कैसे इसका इंपोर्टेंस बढ़ता है या किसी क्षेत्र का इंपोर्टेंस घट रहा है। अगर हम अपर पैलियोलिथिक एज की बात करें तो यूपी का एरिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यूपी में भी मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट, जिसमें एक मोराहाना पहाड़ी है, इलाहाबाद से पश्चिमी क्षेत्र में, जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसी घाटी में सबसे पहले बोलन घाटी के मोरहाना पहाड़ी में ही सबसे पहले मानव ने गुफा चित्रशाला बनाया था, यानी रॉक पेंटिंग बनाया था। शैल चित्र का निर्माण सबसे पहले इसी बोलन घाटी के मोरहाना पहाड़ी में किया गया था। याद रखिएगा, लिख देता हूं मैं, मोरहाना पहाड़ी पर्वत। ये नेट जेआरएफ के एग्जामिनेशन में पूछा है, तो इसे आप याद रखेंगे। मोरहाना पहाड़ी में ही मनुष्य सबसे पहले पेंटिंग शुरू किया है। फिर आप देखेंगे बोलन के बाद इसमें नर्मदा है, फिर छोटा नागपुर का एरिया इसमें इंक्लूड हो रहा है, फिर कृष्णा तो पहले से है। अगर छोटा नागपुर की बात करें तो इसमें आज का झारखंड और उसके आसपास का क्षेत्र, जिसमें उड़ीसा है, बंगाल है, बिहार है। तो छोटा नागपुर का क्षेत्र इसीलिए लिखा क्योंकि यह पर्वतीय क्षेत्र है जहां पे मानव का रेजिडेंस रहा होगा। रेजिडेंस कहना ठीक नहीं है, केव में रहते थे, जंगल में रहते थे। फिर देखिए मेसोलिथिक एज में एरिया सेम है, नर्मदा, बोलन या बेलन, कृष्णा, यानी यही घाटी तो सेम है लेकिन एरिया बदलता चला जाता है। अगर हम मेसोलिथिक एज या मध्य पाषाण काल के क्षेत्र की बात करें तो मैक्सिमम एरिया मिला नर्मदा नदी के किनारे। नर्मदा घाटी में मध्य प्रदेश में आदमगढ़, भीमबेटका दो बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, भीमबेटका, आदमगढ़। इसके अलावा राजस्थान का कुछ क्षेत्र बहुत फेमस है, जिसमें बागौर है, तिलवारा है, बहुत फेमस है, जरूर याद रखिएगा। बागौर,
और तिलवारा। फिर गुजरात में जाएंगे तो लंघनाज मिलेगा, बलसाड़ मिलेगा। ये 6 क्षेत्र जो हमने बताया नर्मदा घाटी का, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आप रिपीट करके सुन लेना। फिर इसमें बेलन घाटी में वही यूपी का क्षेत्र मिर्जापुर जिला जिसमें मुरहाना पहाड़ी था, उसका कंटिन्यूटी है। फिर कृष्णा घाटी में इसका डेवलपमेंट है। कृष्णा घाटी में भी इसके कई सारे क्षेत्र हैं, जैसे संगनकल्लू, तिन्नेवेली, संगनकल्लू, तिन्नेवेली, क्योंकि वहां से भी रॉक पेंटिंग मिला है, शैल चित्रकला मिला है, तो इसका इंपॉर्टेंस है। अगर आप देखें तो मेसोलिथिक पीरियड में सबसे कम एरिया हमने मेंशन किया, क्योंकि इसका डेवलपमेंट बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जहां है वो बहुत स्पेसिफिक है, जैसे नर्मदा घाटी और बोलन घाटी या बेलन घाटी। अब हम बात करें नियोलिथिक कल्चर में, तो नियोलिथिक कल्चर का अब यहाँ पे हम घाटी नहीं लिख रहे हैं, अब हम कोई पर्टिकुलर एरिया लिख रहे हैं, जगह का नाम लिख रहे हैं, स्पेसिफिक प्लेस है। जैसा देखिए आप नियोलिथिक कल्चर से जो रिलेटेड है उसमें मेहरगढ़, मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान के एरिया में है। कहां? पाकिस्तान के बलूचिस्तान एरिया में मेहरगढ़ का साइट है। यह साइट अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इसके फैक्ट्स काउंट करते रह जाएंगे और खत्म नहीं होगा। जैसे मेहरगढ़ सबसे पहले वीट प्रोड्यूसिंग के लिए जाना जाता है, गेहूं के उत्पादन के लिए। गेहूं का उत्पादन सबसे पहले मेहरगढ़ में 8000 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी आज से लगभग 10,000 वर्ष पहले। फिर आप देखिए मेहरगढ़ में ही सबसे पहला मेटल इंडस्ट्री बनाया है। इंडस्ट्री कहना ठीक नहीं है, एक मेल्टिंग पॉट था जहां पे धातु को गला के और उपकरण बनाए जाते हैं। जैसा कि आपको पता है नवपाषाण काल के अंतिम युग में, अंतिम काल में आते आते धातु का उपयोग होने लगा था। जैसा जिसका एक एग्जांपल हमने बताया कि मेहरगढ़ से एक मेल्टिंग पॉट या भट्ठी मिला है, साथ ही साथ एक एरो हेड मिला था गुफकराल से। गुफकराल इसमें अगला एरिया है जम्मू कश्मीर में। गुफकराल और बुर्ज होम 2 ऐसे एरिया है जो जम्मू कश्मीर में है। लेकिन मेहरगढ़ से ही पशुपालन का भी बहुत बड़े पैमाने पे साक्ष्य मिलता है। यहाँ पे आर्टिफिशियल हाउसेस बनाए जाते थे, घर बनाया जाता था। यहाँ पे बहुत सारे स्पेसिफिक चीजें मिली है, जैसे बरियल्स मिले हैं, कब्र जिसमें बकरी को दफनाया गया था मनुष्य के साथ। हालांकि बुर्ज होम और गुफकराल में जो कब्र मिले उसमें मानव के साथ कुत्ता को दफनाया गया था, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बुर्ज होम सबसे ज्यादा फेमस है डिग हाउस के लिए, गड्ढे में घर बनाते थे जिसे गर्तावास कहते थे। गर्तावास यानी जमीन के अंदर गड्ढा खोद के रहते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर के एरिया में बर्फबारी बहुत होता था और आज जैसा आधुनिक घर नहीं होने की वजह से वो जमीन के नीचे गड्ढा खोद के निवास करते थे। इसके अलावा इसमें एक क्षेत्र है कोल्डिहवा। कोल्डिहवा भी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विशेष करके यूपी एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा जा सकता है। कोल्डिहवा वो प्लेस है जहां पे सबसे पहले राइस प्रोड्यूस किया गया था, राइट। चावल की खेती सबसे पहले कोल्डिहवा के लेहुरा देव नामक स्थल से किया गया था। ये बहुत टिपिकल फैक्ट है बट इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से पश्चिम में एक स्पेसिफिक साइट था जिसका नाम है कोल्डिहवा। कोल्डिहवा में भी एक बिल्कुल छोटा सा प्लेस था जिसका नाम है लेहुरा देव, जहां से चावल उत्पादन करने का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, जो आज से 6000 ईसा पूर्व में है, यानी आज से 8000 वर्ष पहले। ईसा पूर्व में आप 2000 ऐड कर लेंगे तो आज से पीछे चला जाएगा, इसलिए आप 2000 का गैप देख रहे होंगे। तो कोल्डिहवा अपने आप में इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए इसमें लास्ट में चिरांद है। चिरांद भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चिरांद बिहार के छपरा जिला में है, जो पटना से लगभग 40-45 किलोमीटर पश्चिम के क्षेत्र में है। चिरांद का इंपॉर्टेंस ये है कि यहां से सबसे पहले स्टोन टूल के अलावा एक आर्टिफिशियल टूल मिला जो डियर हॉर्न के बनाए जाते थे, हिरन के सिंग के औजार बनाए जाते थे यहां से। चिरांद भी अपने आप में इस लिस्ट में इंपॉर्टेंस रखता है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो 5 क्षेत्र हमने लिखा है इनका नाम आप जरूर याद रखेंगे, मेहरगढ़, बुर्ज होम, गुफकराल, कोल्डिहवा, चिरांद, ये सारे स्पेसिफिक पर्टिकुलर प्लेस है जो नियोलिथिक एज से रिलेटेड है। तो आपने एरिया को कवर कर लिया। अब है इसमें कल्चर या संस्कृति, लाइफ स्टाइल ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो सबसे पहले जैसा कि आपने इस पे लिखा हुआ देख रहे हो
कि ये फूड गैदरर थे, यानी फूड गैदरिंग करते थे, भोजन को इकट्ठा करते थे। जो भी जंगल में मिल गया या फिर जहां इनका लिविंग एरिया है, जहां पे ये रहते हैं, गुफा के पास, नदी के किनारे, झील के किनारे या खुले जंगल में, वहां पे जो भी वस्तुएं मिली उसको उठा के ये क्या करते थे, अपने यूज के लिए ले आते थे। उसमें एनिमल हो सकता है, उसमें फ्रूट्स हो सकते हैं, उसमें वेजिटेबल हो सकता है, और यही इनके खाने का सबसे मुख्य आहार हुआ करता था। ध्यान रहे, यहाँ पे ना तो ये फूड प्रोड्यूसर है, ना ही यहाँ पे ये उसके क्या कहेंगे, चॉइस के आधार पे सिलेक्ट कर रहे हैं, बल्कि जो भी मिल रहा है नेचुरली उसको वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इसका एक फीचर क्या है कि इस समय के मनुष्य खाद्य संग्राहक है, मीन्स लाइफ डिपेंड्स ऑन फूड गैदरिंग, ओनली फूड गैदरिंग। इस पॉइंट का, इस टॉपिक का, यानी लोअर पैलियोलिथिक एज का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इस समय आग की जानकारी हो गई थी। नॉर्मली डिस्कवरी ऑफ फायर लिखते हैं, लिखना नहीं चाहिए क्योंकि हमारे बुक में, इसलिए हमने भी इसको इसी रूप में लिखा है। लिखना चाहिए नॉलेज ऑफ फायर या एक्नॉलेजमेंट ऑफ फायर, आग की जानकारी। हमें आग का, हमने कोई खोज नहीं किया है। इस समय हमने आग को नेचुरली जंगल में या किसी अपने आवास के आसपास जलते हुए देखा। सूखी टहनियों में जब घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, तो आग लग जाती है। या फिर टूल बनाते समय, पत्थर को तोड़ते समय उसमें से चिंगारी निकलती थी और कुछ सूखे पत्तों में लग जाने से लोगों ने एक्नॉलेज किया कि आग कैसे जलाया जा सकता है, और धीरे धीरे सीखा, और सीखने में इसे काफी लंबा समय लग गया। चूंकि यहां सबसे लास्ट फैक्ट देखिए, यूज ऑफ फायर नियोलिथिक एज में होता है, यानी आग के बारे में जानकारी तो लोअर पैलियोलिथिक एज में ही हो गया, निम्न पाषाण काल में ही, लेकिन निम्न पुरापाषाण काल में, लेकिन उसका उपयोग हमने नियोलिथिक एज में सीखा। अब हम अपने इच्छानुसार जब चाहे आग का उपयोग अपने काम में ले सकते हैं, राइट। तो आग के लिए हमने सबसे पहला कल्चर देखा स्टोन का, और सबसे लास्ट देखा लोअर पैलियोलिथिक कल्चर, मींस निम्न पुरापाषाण काल, और यहां देख रहे हैं नव पुरापाषाण काल। तो कितना डिफरेंस है। चलिए इसके अदर एस्पेक्ट्स को देखते हैं। अगर हम बात करें मिडिल पैलियोलिथिक एज में, तो मिडिल पैलियोलिथिक एज के मनुष्य आप देख रहे हैं खाद्य संग्राहक तो है ही, साथ ही साथ शिकारी हो गया, यानी हंटिंग करना स्टार्ट किया। हंटिंग का मतलब है कि अब वो मरे हुए जानवर को ना खाके मारते हैं और ताजा खाते हैं, राइट। सभी मनुष्य शिकार पर अब आधारित होने लगे, यानी उनका जो डिपेंडेंसी थी अब कलेक्टिंग या गैदरिंग से अब हंटिंग पे आ गया। इसीलिए इसमें हमने लिखा हंटिंग एंड गैदरिंग, संग्रह भी है और शिकारी भी है। आपसे पूछा जा सकता है कि मनुष्य आज से कितने वर्ष पहले शिकार करना प्रारंभ किया होगा, तो ये बहुत पुराना फैक्ट नहीं है, केवल आज से 5 लाख वर्ष पहले है। आज से 5 लाख वर्ष पहले ही मनुष्यों के द्वारा क्या किया गया होगा, शिकार करना शुरू किया गया होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहे तो यहां लिख सकते हैं आप अपने नोटबुक में कि आज से 5 लाख वर्ष पहले ही मनुष्य शिकार करना प्रारंभ किया। जबकि आप जो पैलियोलिथिक एज पढ़ रहे हैं उसका जो प्रथम कल्चर है लोअर पैलियोलिथिक एज, ये भारत में तो 15 लाख वर्ष पहले है। तो इसका मतलब है कि पहले वो हंटर नहीं थे, हंटर बनने में उसे काफी समय लग गया। 15 से 5, तो इसका मतलब 10 लाख का गैप है, यानी 10 लाख वर्ष तक लोग केवल और केवल डिपेंड थे फूड गैदरिंग के ऊपर ही। तो देखिए कितना डिफरेंस है। फिर अगर हम इसके थर्ड पार्ट की बात करें, थर्ड अपर पैलियोलिथिक एज यानी उच्च पुरापाषाण काल की बात करें, तो उच्च पुरापाषाण काल में मनुष्य हंटिंग कर रहा है, गैदरिंग भी कर रहा है, लेकिन यहां पे क्या है कि अब चॉइस इसमें आ गया, पसंद आधारित शिकार और खाद्य संग्रहण, यानी अब वो जो टेस्टी फूड है उसे ही खाते हैं, चाहे वो वेज हो या नॉन वेज हो। नॉर्मली सॉफ्ट एनिमल चूज करते हैं, नॉर्मली वो मीठे फल और टेस्टी वेजिटेबल की ओर फोकस हो रहे हैं, ना कि कोई भी फूड कहीं भी मिल गया खा लेंगे। जैसा कि आप सोच सकते हैं, अगर आप जंगल में हो, आपको एप्पल मिले और कुछ ऐसे फ्रूट्स मिले जो कड़वा होता है, खट्टा होता है, तो आप सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं उसको आप नहीं खाएंगे, ठीक है।
वैसा ही एनिमल में हो सकता है। आप वैसे मांस खाएंगे जो नॉर्मली सॉफ्ट हो और टेस्टी हो। वेजिटेबल में भी ऐसा हो सकता है। अपर पेलियोलिथिक एज में एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भाषा का विकास हो जाता है, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट, यानी लैंग्वेज का सबसे पहले निर्माण और उसका उपयोग उच्च पूरा पाषाण काल में होता है। और इसके विकास का जो क्रम है वो आज से 12,000 वर्ष पहले, यानी बहुत पुरानी बात नहीं है, केवल 10,000 बीसी लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि आज से केवल 12,000 वर्ष पहले भाषा का विकास हुआ, यानी 12,000 से पहले अगर जाएंगे तो भाषा नहीं है। मनुष्य एक सामान्य वॉइस में बात नहीं कर सकता था, वो केवल जानवर की तरह कोई साउंड क्रिएट कर सकता था। लेकिन जो हमारे वर्ण हैं, जो हम अल्फाबेट्स यूज करते हैं, वो आज से केवल 10,000 बीसी में, आज से 12,000 वर्ष पहले उसका विकास हुआ। भाषा का विकास किस काल में हुआ? तो उच्च पूरा पाषाण काल में, अपर पेलियोलिथिक एज में ही भाषा का विकास हो रहा है। इसे आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम बात करेंगे सेकेंड पीरियड जो है इसका, मेसोलिथिक या मध्य पाषाण काल। मेसोलिथिक पीरियड नोन एज ट्रांजिशनल फेज बिटवीन पेलियोलिथिक एंड नियोलिथिक। और इस वजह से देखेंगे इसमें एक नया डायमेंशन ऐड होगा हमारे लाइफ में, यानी मनुष्यों के लाइफ में। अब तक ये शिकारी थे या फिर फूड प्रोड्यूसर थे, सॉरी फूड कलेक्टर थे, खाद्य संग्रह करने वाले। लेकिन अब ये कैसे हो गए? एनिमल डोमेस्टिकेशन करना शुरू किया, यानी एनिमल हस्बेंड्री, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया इन लोगों ने। कब? मेसोलिथिक एज में। मध्य पाषाण काल के मनुष्य पशुपालन कर रहे हैं। और इसमें एक और डायमेंशन है कि फिशिंग करना भी प्रारंभ किया, यानी मछली पकड़ के अब खाते हैं। पहले हंटिंग कर रहे थे, केवल जानवर का शिकार कर रहे थे, अब यहाँ पे मछली भी पकड़ रहे हैं। तो इसके एक और नए फीचर है। फिर देख रहे हैं जो बाकी एस्पेक्ट्स है वो तो चल ही रहा है, हंटिंग चल रहा है, गैदरिंग चल रहा है, लेकिन जो नया क्या है? फिशिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री या एनिमल डोमेस्टिकेशन को इन्होंने बढ़ावा दिया। और आप इसे जानेंगे कि जो नर्मदा घाटी में बागौर और आदमगढ़, आदमगढ़ मध्य प्रदेश, बागौर राजस्थान, राजस्थान और मध्य प्रदेश के दो पर्टिकुलर एरिया से ऐसे बोन पाए गए एनिमल का, जो ये प्रूव किया गया स्कॉलर्स के द्वारा, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, कि ये बोन ऐसा है जो ट्रांजिस्ट करता हुआ है वाइल्ड एनिमल टू डोमेस्टिकेटेड एनिमल, जंगली जानवर से पालतू जानवर के बीच का बोन है। वैसे आप लॉजिकली देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो जंगली जानवर होते हैं वो काफी शक्तिशाली और उसके जो साइज होगा वो काफी बड़ा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप उसको पालतू बनाते हैं, लिमिटेड फूड देते हैं या फिर अपने पास रखते हैं, तो धीरे धीरे कमजोर और मॉडिफाई हो जाता है। दैट मीन्स वैज्ञानिक के लिए ये पता लगाना बहुत आसान है कि कौन सा जंगली जानवर है, कौन सा डोमेस्टिकेटेड है और कौन दोनों के बीच में ट्रांजिस्ट करता हुआ है। दैट मीन्स इस समय के मानव ने एनिमल डोमेस्टिकेशन किया होगा। और आप जानते हैं कि सबसे पहले मनुष्य ने किस जानवर को पालतू बनाया था? तो है डॉग, कुत्ता। अब हम बात करेंगे नवपाषाण काल का। नवपाषाण काल बेसिकली फूड प्रोड्यूसर या खाद्य उत्पादक के रूप में जाना जाता है, यानी इस समय मनुष्य खेती करना प्रारंभ कर दिया। अभी हमने एग्जांपल दिया था कि मेहरगढ़ व्हीट प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है और कोल्डिवा राइस प्रोडक्शन के लिए। भारत में यही दो ऐसे प्लेस है जहां पे पर्टिकुलर प्रोडक्शन हुआ, फूड प्रोडक्शन, जिसमें व्हीट एंड बार्ले मेहरगढ़ होगा, राइस जिसे आप धान कहते हैं, धान से चावल निकाला जाता है, चावल यानी राइस की खेती कोल्डिवा के लेहुरा देव नामक प्लेस से हुआ था। इसके अलावा इस टाइम पीरियड में एक फीचर बताया था हमने कि लोगों ने फायर को यूज करना सीख लिया, आग का प्रयोग करना सीख लिया। नवपाषाण काल के तो बहुत सारे फीचर है जो यहाँ पे हमने नहीं लिखा है इनके कल्चर में, अभी डिस्कशन कर लेता हूं। नॉर्मली इस समय अगर कल्चर को देखें तो इस समय डिस्कवरी ऑफ व्हील, पहिया का आविष्कार हो गया, और पहिया का आविष्कार होने के बाद मनुष्य ने सबसे पहले उसका इस्तेमाल किस काम के लिए किया होगा? जरा सोचिए। पहिया का आविष्कार किसी कार्ट में या गाड़ी में नहीं किया गया, बैलगाड़ी हो या घोड़ा गाड़ी हो,
पहिया का इस्तेमाल सबसे पहले चाक बनाने के लिए किया गया था, जिस पर पॉटरमैन या कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो पहिया जो पत्थर के बनाए गए थे सबसे पहले, वो पूरा सॉलिड गोल होता था व्हील, जो सॉलिड है, उसमें कोई स्पोक नहीं है, उसमें कोई एलॉय नहीं है। नॉर्मली वो पूरा सॉलिड एक सीट होता था, सिल्ड कह सकते हैं आप उसको, जिसको कुम्हार ने उसको पहिया का इस्तेमाल एक ध्रुव बना के, पोल बना के उसके ऊपर रखा और उसे पॉट बनाने के लिए उसका इस्तेमाल किया। तो चाक पे मृदभांड का निर्माण भी नियोलिथिक एज में हुआ। एक फैक्ट मैं बता दूं कि मेसोलिथिक एज में सबसे पहले हाथ से मिट्टी के बर्तन बनाए गए थे। फिर से समझिए, हैंडमेड पॉटरी मेड ड्यूरिंग मेसोलिथिक पीरियड, और इसका सबसे पुराना जो एविडेंस मिला है पॉटरी का, मृदभांड का, मिट्टी के बर्तन का, वो है चौपानी मांडो। चौपानी मांडो से आज से लगभग 6500 वर्ष पहले, यानी 4500 BC, 4500 BC में मिट्टी के बर्तन बनाए गए थे, जिसका एविडेंस उत्खनन से हमें प्राप्त हुआ है। तो यह ध्यान रखना है कि मिट्टी के बर्तन सबसे पहले चौपानी मांडो से मिला था, जो हैंडमेड है, बिग साइज है, रूथलेस है, रूथलेस कहना ठीक नहीं है, अनगढ़ है, अनसेप्ड है, जिसका कोई अच्छा आकार नहीं है। लेकिन ये हमें जानना होगा कि मिट्टी के बर्तन सबसे पहले इस मेसोलिथिक या मध्य पाषाण काल में बनाया गया, लेकिन नियोलिथिक एज में, नव पाषाण काल में चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाए गए। यहीं पे मैं आपको बता दूं कि मिट्टी के बर्तन का उपयोग सबसे पहले मानव ने खाना पकाने के लिए नहीं किया, उसका उपयोग किया गया खाद्य भंडारण के लिए। यूज ऑफ पॉटरी फर्स्ट ऑफ ऑल बाय ह्यूमन बीइंग एज स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स। अनाज को भंडारित करने के लिए मिट्टी के बर्तन का उपयोग सबसे पहले किया गया। ध्यान रखना है, खाना पकाने के लिए नहीं। और फिर इसमें देखेंगे तो मानव अब सोसाइटी में रहना शुरू किया, सामाजिक प्राणी हो गया नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल में लोग साथ साथ आवास बनाते थे, यानी जैसे आज सोसाइटी बसता है। कस्बाई जीवन का विकास आप कहेंगे कि नव पाषाण काल में ही हुआ। नव पाषाण काल में जब मानव एक जगह रहना सीखे, एक जगह जब उनका बस्ती हो गया, स्थायी बस्ती हो गया। स्थायी बस्ती तभी होगा जब वो कृषि करेंगे, बड़े स्तर पे पशुपालन करेंगे। तो एक जगह निवास करने के कई फायदे हो गए। जैसे वो सोसाइटी में रहने लगे, उनके लिए इंटरटेनमेंट का साधन बढ़ा, वो एक मार्केट प्लेस बनाए, बाजार बनाया, जहां पे अपने प्रोडक्शन को सेल करते थे वाटर सिस्टम के द्वारा, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर उन्होंने क्या करना शुरू किया, खरीद बिक्री करना शुरू किया। आज जैसा कोई करेंसी नहीं है, आज जैसा पैसे नहीं थे उनके पास, या गोल्ड नहीं था जिससे वो वस्तु खरीदे। वो क्या करते थे, एक वस्तु के बदले दूसरा वस्तु एक्सचेंज कर लेते थे। गुड एक्सचेंज को वाटर सिस्टम या वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। तो नव पाषाण काल में विशेष रूप से ये फीचर देखने को मिलेगा। जब लोग एक साथ रहने लगे, सोसाइटी बना लिया, तो इसके बाद एक और नया डायमेंशन ऐड होता है कि इस समय के सोसाइटी के लोग डेड बॉडी को किसी दूसरे जगह जाके दफनाना शुरू कर दिया। अब आप देखिए, पहले मनुष्य मरता होगा तो उसे पहले तो घर के बाहर कहीं छोड़ दिया जाता, जहां मर गए वहीं छोड़ दिया। धीरे धीरे लोगों ने उसको उसके ऊपर कुछ रखने लगा होगा, गार्बेज या कोई कूड़ा कचरा इकट्ठा करके रख दिया, मिट्टी से ढक दिया उसे। लेकिन यह परंपरा इन स्टोन एज में चला होगा। मेसोलिथिक एज में कुछ कब्र का एविडेंस है, लेकिन नियोलिथिक एज में प्रॉपर तरीके से एक बरियल बनाया जाता था और उसमें मनुष्य को दफनाया जाता था। ध्यान रखना है, नियोलिथिक काल में मनुष्य को किसी गड्ढे में दफना दिया जाता था, अर्थात कब्र बनाए जाते थे। कब्र में कुछ ऐसे फैक्ट्स मिले जो काफी सरप्राइजिंग है। जैसे अभी हमने डिस्कशन किया था कि बुर्ज होम से मानव के साथ उनके कब्र में उनके निजी जो पालतू जानवर थे, यानी कुत्ता को दफनाया जाता था। मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का परंपरा सबसे पहले जम्मू कश्मीर में स्टार्ट हुआ था, जिसके हमें एविडेंस मिला है। फिर आप देखेंगे मेहरगढ़ में मनुष्य के साथ बकरी को दफनाया गया था, गॉट को। बकरी मनुष्य के पालतू पशु होते थे, इस वजह से उनको दफनाया। आप देखेंगे उनके कुछ निजी सामान को, प्राइवेट गुड्स को भी उनके कब्र में डाल दिए जाते थे। जैसे
पॉटरी हो सकता है, बर्तन, उनके कपड़े हो सकते हैं। हालांकि बहुत विकसित इस समय वियरिंग कल्चर नहीं है, कपड़ा पहनने की संस्कृति बहुत ज्यादा विकसित नहीं हुआ है, बट मेहरगढ़ से कपड़ा बनाने के एविडेंस मिले हैं। कुछ कुंड मिला है जहां रंगाई होता था, यानी कपड़े को रंगने का प्रयास किए होंगे। चूंकि आप सिंधु घाटी सभ्यता जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस समय कपड़ा बड़े पैमाने पे बनाया जाता था, तो इसका मतलब है रातों रात सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने डिस्कवरी नहीं किया क्लॉथिंग सिस्टम को। चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता से पहले नवपाषाण काल में कपड़ा बनाया गया होगा, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत ज्यादा विकसित हो गया होगा क्लॉथ इंडस्ट्री। एक बात और कि कैल्कोलिथिक एज और नियोलिथिक एज यानी ताम्रपाषाण काल और नवपाषाण काल से कॉटन सीड्स मिले हैं। जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स है उसमें कॉटन के यानी कपास के बीज प्राप्त किए गए हैं, जो ये प्रूव करता है कि लोगों ने कॉटन प्रोड्यूस किया होगा, कपास की खेती की होगी और उसका इस्तेमाल अपने शरीर को ढकने के लिए किया होगा। आज जैसा ये शर्ट और ट्राउजर और इस तरह के जींस नहीं रहे होंगे, बट उनका अपना एक वियरिंग कल्चर स्टार्ट हुआ होगा नियोलिथिक कल्चर में। कब्र से एक और कॉन्सेप्ट क्रिएट किया गया, अवधारणा विकसित की गई कि मनुष्य नवपाषाण काल में जो कब्र में मनुष्य के साथ उनके पालतू जानवर या उनके निजी सामग्री को डालते थे, इससे ये एज्यूम किया गया, कल्पना किया गया, हालांकि ये हाइपोथेटिक है, कहीं लिखा हुआ तो है नहीं, फिर भी ये हाइपोथेटिक है कि उस समय के मानव शायद रीबर्थ कंसेप्ट में विश्वास करना शुरू किया, पुनर्जन्म में विश्वास करना शुरू किया। फेथ इन रीबर्थ एज वेल एज फेथ इन अलमाइटी। अगर आप ये समझ रहे हैं कि पुनर्जन्म हो सकता है, तो कोई ऐसा अलमाइटी पावर होगा जो पुनर्जन्म कराता होगा या अलौकिक जीवन में विश्वास करता होगा। हम जिस लोक में रह रहे हैं उसमें तो हम साक्षात हैं, देख रहे हैं अपने आप को, अपने इन्वायरमेंट को, अपने सोसाइटी को, लेकिन हम उस लोक की बात कर रहे हैं जहां जो विजुअल नहीं है, यानी हम कहीं ना कहीं अलौकिक जीवन में विश्वास करना शुरू किया। और इसी वजह से इस पूरे काल को ही हम नवपाषाण काल नियोलिथिक कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे नए नए डायमेंशन ऐड हो गए हैं। लोगों का लाइफ स्टाइल काफी एडवांस हो गया है, अगर हम बात करें तो कंपैरेटिव टू पैलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक। तो नवपाषाण काल को हम नव इसीलिए कहते हैं कि इसमें बहुत कुछ नए रूप में देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने ये प्रूव करने का प्रयास किया कि कैसे मानव का जीवन डायनेमिक हुआ होगा, कैसे जीवन की उत्पत्ति से जो इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग यानी मानव का जो विकास हुआ उसका क्रम कैसे बढ़ा होगा। और हम नियोलिथिक की जब बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम आज से लगभग 5000 साल पहले की बात कर रहे हैं, और नियोलिथिक का जो एंड हो रहा है वो आज से केवल 1000 वर्ष पूर्व तक है। और कुछ एरिया में दक्षिण भारत में जो मेगालिथिक कल्चर है, जिसे आप दक्षिण भारत का नवपाषाण काल भी कहते हैं, मेगालिथिक कल्चर नोन एज नियोलिथिक कल्चर ऑफ साउथ इंडिया, जैसा कि आर.एस. शर्मा ने अपने बुक में लिखा है, मेंशन किया है, रामचंद्र शर्मा जी ने इस कंसेप्ट को विकसित किया कि दक्षिण भारत में जो महापाषाण काल संस्कृति है, महापाषाणिक संस्कृति है, मेगालिथिक कल्चर है, वो कुछ और नहीं नियोलिथिक कल्चर ही है, लेकिन वो एक्सटेंड कर रहा है दक्षिण भारत में 1000 वर्ष पूर्व तक। आज से 1000 वर्ष की बात कर रहा हूं, इसका मतलब है 1000 AD की बात हो रही है, जो आज से बहुत पुरानी बात नहीं है। तो नवपाषाण संस्कृति 5000 वर्ष पूर्व से 1000 वर्ष पूर्व के बीच में अलग अलग एरिया में एग्जिस्ट करता हुआ दिखता है। आप लोग हमेशा एक कंसेप्ट क्रिएट माइंड में रखेंगे कि इतिहास को टाइम एंड स्पेस के प्लेटफॉर्म पे हमेशा पढ़ा जाना चाहिए। मीन्स अलग अलग प्लेस पे एक ही समय में एक कल्चर हो सकता है, या एक कल्चर अलग अलग जगहों पे एक काल में हो सकता है, या फिर इसका रिवर्स, अलग अलग काल में अलग अलग जगहों पे अलग अलग कल्चर हो सकता है।
इसके और भी डेफिनेशन हो सकते हैं कि एक ही टाइम पीरियड में अलग अलग जगहों पे अलग अलग कल्चर हो सकता है, एक ही टाइम में अलग अलग कल्चर पे सेम कल्चर हो सकता है। तो ये टाइम एंड स्पेस को डिफाइन करता है, जिसे सबसे अच्छा एक स्कॉलर है E.H. कार। E.H. कार ने अपने बुक व्हाट इज हिस्ट्री या इतिहास क्या है नाम के पुस्तक को लिखा E.H. कार ने, जिसमें इस बात को डिफाइन किया है कि इतिहास में दो पहलू बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टाइम एंड स्पेस। ठीक है, तो आज का जो ये वीडियो बनाया हमने वो पूरे स्टोन एज का एक समरी था, जो पिछले 2-3 वीडियो में हमने बनाया था। तो प्लीज इस वीडियो को आप और अच्छे से समझने के लिए इससे पहले वाला वीडियो जरूर देख लेंगे, और तब ये देखेंगे तो बिल्कुल चीजें आपके माइंड में पैचअप हो जाएगा, आप इसको जल्दी याद कर पाएंगे। तो प्लीज इससे पहले का वीडियो देखिए, फिर इसको देखिए। हालांकि जो सामान्य एग्जाम देने वाले लोग हैं उनके लिए ये वीडियो सफिशियंट है, लेकिन जो बड़े स्तर का एग्जाम देंगे, जैसे नेट जेआरएफ है या पीएचडी का पीजीटी का एग्जामिनेशन होता है या असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्जाम है, उसके लिए इससे पहले का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आज आपसे विदा लेंगे। आज के क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।